सो है गाइज, कैसे हो आप सब। एंड मैं हमेशा अपनी वीडियो से आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ या फिर करते भी रहती हूँ। तो आज मेरे पास मोटिवेशन के लिए दो शब्द हैं और वो दो शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट लाइफ में। बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वो दो शब्द इम्पोर्टेंट होते हैं। वो दो शब्द ऐसे होते हैं, या तो आपकी दुनिया बदल देते हैं या फिर आप दोबारा से आपको उस दुनिया बदलने वाले शब्द के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो वो दो शब्द कौन से हैं, तो आपको उनमें से चूज करना है कि इस बार आपको क्या चाहिए उन दो शब्दों में से। तो पहला शब्द है कॉन्ग्रेचुलेशन एंड दूसरा शब्द है थैंक यू। तो आपको थैंक यू सुनना है या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन सुनना है, ये डिसाइड करना है आपको। और ये डिसाइड करेगी आपकी एक्टिविटी। जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया तो वहाँ पे लोग पढ़ाई कम और बातें ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। और मैं इधर डॉक्यूमेंट्स के कारण बिजी रहती हूँ और मैं उस पर उतना फोकस नहीं कर पाती। इस वजह से मैंने वहाँ पे एडमिन बना दिए। लेकिन वो लोग डेकोरम को अच्छा बनाने की बजाय वो खुद चिट चैट में लिपटे रहते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एंड मैं सोच रही हूँ कि उस ग्रुप को मैं डिलीट ही कर दूँ, क्योंकि उससे मेरा ही नाम ख़राब होगा और आपका तो कुछ होगा नहीं। आपको तो थैंक यू मिल जाएगा, लेकिन फिर मेरा भी तो नाम ख़राब होगा ना। तो आप सोच लो कि आपको थैंक यू चाहिए या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन चाहिए। अगर कॉन्ग्रेचुलेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, ये जो निगेटिव बातें अभी चल रही है, जैसे कि बैंक्स प्राइवेट हो जाएंगे, कोरोना हो गया, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, कितनी आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, तो ये सारी बातें मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, क्वांट में कमज़ोर हूँ, मेरा सिलेक्शन कब होगा, फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो अगर ये सारी चीज़ें आप सोचते हो तो आपको थैंक यू ही लिख के आएगा, ठीक है। धन्यवाद, अपीयर होने के लिए धन्यवाद, आप जाइए दोबारा अपीयर हुई, ऐसा। लेकिन आपने इन सारी बातों को एक साइड में करके और अपने गोल पे फोकस रखा। ये नहीं सोचा कि हाँ अभी वैकेंसी का नहीं सोचा, कोरोना का नहीं सोचा, प्राइवेटाइजेशन का नहीं सोचा, एग्ज़ामिनेशन का नहीं सोचा, वैकेंसी का नहीं सोचा कि कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप साइड में करके और बस अपने ध्यान जो है, ये ध्यान जो है बस अपने गोल पे रखोगे ना, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द सुनने से कोई नहीं रोक सकता है। और भगवान खुद आके आपको सपोर्ट करेंगे कि इस बंदे ने अपना बेस्ट दिया, मुझे अब इसके साथ न्याय करना पड़ेगा। और जो बेस्ट देता है उसका सिलेक्शन होता ही है, आज नहीं तो कल होना ही होता है। तो ये रहा आज का आपका मोटिवेशन। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सुनना है या फिर थैंक यू सुनना है, चॉइस इज योर्स। टाइम वेस्ट करना है करते रहो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 6 महीने पहले भी रोते थे, 6 महीने बाद भी रोते हो, 6 महीने पहले भी सेम प्रॉब्लम था, 6 महीने बाद भी सेम प्रॉब्लम होगा कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मेरी क्वांट कमज़ोर है, कैसे ठीक करूँ, कैसे ठीक करूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम्स है। तो आज जो तुम रो रहे हो ना, अगर इसका सॉल्यूशन आज नहीं दूंगा ना, तो 6 महीने बाद भी सेम प्रॉब्लम लेके रोते रहोगे और फिर इस प्रॉब्लम को फिर उसके 6 महीने बाद तुम कंटिन्यू करोगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम आप लोग ने बड़ी कर दी और इसका आप लोग सॉल्यूशन ढूंढ नहीं रहे हो, ठीक है। अभी आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट की सुविधा है, आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मोबाइल ऐसा एक यंत्र है कि सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जहाँ तक रही घर में प्रॉब्लम की बात, तो एक ही वर्ड मैंने बोला कि आपको फॉलो करना है, वो वर्ड है इग्नोर। इग्नोर करो, जब तक इग्नोर नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये आप सोचते रहोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। उनको सोचने दो ना भैया, सबकी सोच तो आप जाके चेंज नहीं कर सकते हो ना कि मेरे बारे में अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। सबके पकड़ पकड़ के आप चेंज नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा है कि आप खुद को चेंज कर लो, ठीक है। तो खुद को चेंज कर लो, आगे बढ़ो, बहाने मत बनाओ। और 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी हो गए ना, और लोग कंपेरिजन कर रहे हैं कि उसका तो 1 साल में हो गया, 6 महीने में हो गया। मत सुनो यार, 1 साल में हुआ तो भी वो बैंक ही अफसर बनेगा, बैंक ही क्लर्क बनेगा।
6 साल में हुआ तो भी वही बनेगा। तो डिफरेंस बस सैलरी की आती है कि 2-4 साल की सैलरी आपको कम हो जाएगी, तो वो क्या मैटर करता है। अल्टीमेट आपका गोल तो जॉब लेना ही है ना। चलो लेट होता है, ज़रूरी नहीं कि सबको चीज़ें सब पहले ही मिल जाती हैं। एक एक्टर है, उनका मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, बोमन ईरानी सर। तो उनको मालूम है कितने साल में सक्सेस मिला, 55 और शायद वो 55 के थे तब जाकर उनको सक्सेस मिला। तो सक्सेस मिला ना, आज उनको कौन नहीं जानता है। मुन्ना भाई MBBS में उन्होंने कैरेक्टर निभाया था। तो सक्सेस पहले मिले बाद में मिले इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि हमने जो लक्ष्य तय किया था उसे हमें हासिल करना है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, एंड जितना ही नेगेटिव सोचोगे उतना ही वो आप पे हावी होता है। जितना ही सोचोगे उतना ही आप ही टेंशन में जाओगे, आप ही अंदर अंदर मरोगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, समझे। तो ये रही आज का थोड़ा सा ज्ञान। अब आते हैं कि हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कैसे हमें तैयारी करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जिनका बेसिक अच्छा नहीं है उनके लिए, उसके बाद मैं बात करूँगी मेंस के लिए। सारे टीचर्स का भी नाम मैं बताऊँगी और मॉक टेस्ट भी बता दूँगी। ये वीडियो कंप्लीट एक पैकेज है, आप लोग उसको अंत तक देखना और फॉलो करना, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करना, ठीक है। अगर मेरी कोई कही हुई बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं या फिर सूट नहीं करती है तो मत फॉलो करना, ठीक है। अपना जीवन मेरे चक्कर में बर्बाद मत करना, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जिनका बेसिक अच्छा नहीं है। तो बेसिक जिनका अच्छा नहीं है तो उनको अपना बेसिक अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत कर सकते हो, मेहनती हो, अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो ठीक है, हर चैप्टर को एक एक बार में कर लेना है। जैसे टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ लिया, उसके बाद उसका क्वेश्चन बनाया 100-150। देखो हर चैप्टर को आपको पढ़ना है, हर चैप्टर को आपको कम से कम 5-6 दिन देना है। ये नहीं कि आज टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, फिर आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, तो फिर दूसरे दिन नाउन, फिर दूसरे दिन स्पीड एंड डिस्टेंस, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ा तो कम से कम 5 दिन तो उसको दो, है ना। खिचड़ी मत बनाना कि सुबह टाइम एंड वर्क, शाम में पाइप एंड सिस्टम और फिर अगले सुबह, ऐसे नहीं। 5-5 दिन देना और जो भी चैप्टर पढ़ना उसका क्वेश्चन आप गूगल से ढूंढ लेना। अड्डा पे क्यूजेज बहुत सारी पड़ी हुई हैं। अड्डा 247 का ऐप है, वहाँ पे बहुत सारी क्यूजेज होती है, डेली की क्यूजेज रहती है, तो वो आप देना, चाहे वो इंग्लिश की हो या फिर रीजनिंग की हो या फिर क्वांट की हो। और सारी क्विजेज जो पुरानी वाली हैं जैसे 2017, 18, 19, 20 जितना लगा सको उतना क्विज लगाना, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले आपको सही करना है। तो क्वांट के लिए मैं 2 टीचर को सजेस्ट करूँगी जिनको मैंने फॉलो किया। एक जो है लोकेश शर्मा सर, और लोकेश शर्मा सर का बेसिक टू एडवांस है, उनसे आप पढ़ सकते हो, या फिर एक आशीष अरोड़ा सर, तो इनको आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा इंग्लिश के लिए आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो और आंचल शर्मा मैम को फॉलो कर सकते हो। एक विशाल सर भी है करके, तो विशाल सर को भी आप इंग्लिश के लिए फॉलो कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगी कि एक से ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करो, क्योंकि एरर डिटेक्शन जितना बनाओगे, हर टीचर अलग अलग एरर डिटेक्शन बनवाता है, तो जितना बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो इंग्लिश के लिए मैं कहूँगी कि 2-3 टीचर को फॉलो करो। पॉइंट के लिए सिंगल टीचर को पहले फॉलो कर लो, उसके बाद सारा बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद किसी और को भी फॉलो करना। रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो अंकुश लांबा सर को आप फॉलो कर सकते हो, वो अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक वगैरह आपका अच्छा करते हैं। उसके बाद आपका आता है सो गाइस ये हुआ, और अंकुश लांबा सर को आप फॉलो कर सकते हो रीजनिंग के लिए। एंड जिनका भी बेसिक अच्छा नहीं है तो सबसे पहले आप बेसिक से करें, उसके बाद आप उसके बाद ही आप एडवांस की तरफ जाएं, ओके। तो और बेसिक से कैसे करना है, जैसे कि क्वांट था, क्वांट में एक चैप्टर पहले पढ़ लो, फिर उसका जितना भी आपको मिल जाए गूगल से। और एक चीज़ और कि अगर बेसिक से कर रहा हूँ ना तो एक बार में समझ में नहीं आता है तो घबराना नहीं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्वांट में अगर 10 क्वेश्चन रहते हैं ना तो उसमें से 4-5 नहीं ही बनते हैं, तो वो घबराने वाली बात नहीं है, उसको धीरे धीरे सीखना होता है।
तो वो आपके ही साथ नहीं होता है, टॉपर्स के साथ भी होता है। तो ये मत सोचना कि मेरे ही से नहीं बन रहा है, बाकी लोगों से तो बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी नहीं बनता है। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क उठाना है, उसको 2-3 दिन पढ़ना है, जितना भी वीडियो मिल जाए आपको लोकेश शर्मा सर का एंड आशीष अरोड़ा सर जी का, उनका बेसिक पढ़ लेना है टाइम एंड वर्क। उसके बाद आपको 100-150 क्वेश्चन गूगल से हो गया, अड्डा के पेजेस से हो गया, वाईफाई स्टडी के पेजेस से हो गया, बस टाइप करना क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क, ओके, उसको सर्च करना। उसके बाद 5 दिन ये हो गया, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। ऐसे करके आप 1.5-2 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना, जैसे सारे जो 8 ही 9 चैप्टर तो होते हैं, शायद 9 चैप्टर मान लो, तो 9 × 5 = 45 दिन तो लगा, तो 45 दिन आप बस बेसिक तैयार करो। उसके बाद आप जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना उनको बनाना, और जो टफ और जो DI होते हैं वो मेंस की स्ट्रेटजी में मैं बताऊँगी। इसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग में आपको बेसिक से वही चीज़ करना है, पहले सीटिंग अरेंजमेंट, फिर पजल। और ये मत सोचना कि अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो मुझसे सारे पजल बन ही जाएंगे, सारे सीटिंग अरेंजमेंट बन ही जाएंगे, नहीं बनते हैं, किसी से नहीं बनते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, और छोड़ के भागना मत, उसको कंटिन्यू करते रहना। अगर नहीं बन रहा है फिर ट्राई करना, फिर ट्राई करना। वैसे ही सेम आपको करना है इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठा लिया, उसके बाद उसकी जितनी भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाए वो पढ़ डालो। उसके बाद आपको करना क्या है कि उसका एरर डिटेक्शन लगाना है, 5 दिन इसमें भी देना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप बार बार पढ़ो, ठीक है, वो तो 1 दिन का कार्य है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन उस पर यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज होती है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, चाहे किसी भी टीचर की हो, वो आप देख डालो, फिर उसको क्वेश्चन करो। इंग्लिश तो सबसे इजी चैप्टर वो लैंग्वेज होता है, इंग्लिश से हम लोग डरते हैं, इंग्लिश सबसे इजी होता है। और अगर जिसका भी इंग्लिश ठीक हो गया उसके लिए कोई भी प्रीलिम्स निकालना मतलब ये ऐसे निकाल लेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक। तो ऐसे करना है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को 4-5 दिन देना है, उसके बाद ही नाउन पे जाना है। ये नहीं कि आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कल नाउन फिर प्रोनाउन, नहीं, ऐसे मत करना। तो ऐसे जैसे बार बार वीडियो देखोगे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो खुद दिमाग लगाना कि अरे मैंने पहले वाले वीडियो में ये रूल पढ़ा था, तो खुद वो रिकॉल करना, और एक बार अच्छे से देख लेना, 2 बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो भी वीडियोज़ होती है ना उसको 2x की स्पीड में देखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 बार अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद जितनी भी वीडियो मिली उसको 2x की स्पीड से देखना और रिकॉल करना कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको एडिटोरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है, और एडिटोरियल जब भी पढ़ना, जैसे आज का एडिटोरियल आया तो आज अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, तो कोई भी एडिटोरियल पढ़ना या फिर न्यूज़ पढ़ना, तो जो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है उसका रूल अप्लाई करना उस एडिटोरियल में, उस न्यूज़ में, कि मैंने आज ये रूल पढ़ा था। कहीं ना कहीं उस पूरे एडिटोरियल में आपको मिल जाएगा। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होते हैं, तो ये सारी चीज़ तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, तो उसको अप्लाई रियल लाइफ में अप्लाई करना। तो इससे क्या होगा कि आप समझ रहे हो कि इतने बार आपने वीडियो देखा, प्रैक्टिस किया, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप कभी नहीं भूलोगे। फिर नाउन में भी सेम चीज़ करना है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब में सेम रूल फॉलो करना है, मैंने भी किया था। उसके बाद जो वर्ड होते हैं ना, जो आप लोग बोलते हैं कि वर्ड मुझसे याद नहीं होते हैं, टफ आते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग इधर उधर से कहीं से वर्ड मीनिंग याद करने लगते हो। नहीं, वैसे वर्ड्स मीनिंग नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। कैसे आते हैं कि जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में होता है ना, न्यूज़पेपर में आते हैं, वही सेम वर्ड्स मीनिंग आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो ये बात से मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी। शुरू में मैंने भी डिक्शनरी याद करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि जो भी न्यूज़पेपर में आते हैं वर्ड्स, वही आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज जैसे कोई वर्ड्स आपको मिला, उसको कॉपी करो, पेस्ट करो गूगल में, आपने देख लिया, सेम आपका वर्ड जो है ना, अगर आज 5 मिला तो परसों या तरसों के न्यूज़ में फिर वो 5 वर्ड मीनिंग्स रिपीट होते हैं। तो रिपीटिशन से आपको क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसे करना है, किसी भी चीज़ को रटना नहीं, वर्ड्स
ऑटोमेटिक वो याद होने ही लगते हैं। और 7वें दिन जाके आप ले देखना कि गूगल ट्रांसलेट में कितने मेरे वर्ड्स मीनिंग हो गए हैं। जितने याद हो जाते हैं उसको छोड़ दो, याद जो नहीं होते हैं उसको लिख लो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग के भी क्विज़ लगाओ, जैसे डेली वर्ड्स मीनिंग की क्विज़ेज भी आती हैं, तो वैसे आपको करना है गाइस। अब आते हैं आपका प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के लिए हो गया कैसे प्रिपरेशन करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट नहीं करना है। अगर आपका बेसिक अच्छा है, अगर आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, तो मेंस के लिए आज से ही लग जाओ। ये मत सोचो कि अरे प्रीलिम्स का हो जाएगा फिर करेंट अफेयर्स पढ़ूंगा, कैप्सूल से पढ़ूंगा, तो ये सब मत करना, ठीक है। आज से ही और अभी से ही आप करेंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, 2 तरह के बैंकिंग अवेयरनेस होते हैं, ठीक है। एक तो स्टैटिक होते हैं और एक होते हैं आपके जो करेंट के बैंकिंग अवेयरनेस होते हैं, वो होते हैं। स्टैटिक मीन्स कहने का मतलब कि स्वाइल नोट क्या होता है, मल्टीडेटेड नोट क्या होता है, और RBI की स्थापना कब हुई, फर्स्ट RBI हेडक्वार्टर, तो ये सारी क्वेश्चन ना पहले आती थी, अब उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक आप लोग पढ़ लेना। और जो करेंट बैंकिंग अवेयरनेस होते हैं ना, वो ज़्यादा आजकल आ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं करेंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बता देती हूँ, आप लोग उसको फॉलो करना। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो होता है ना, तो वो आपको स्टडी IQ का मिल जाता है मंथली, जो भी करेंट में बैंकिंग, जैसे कहने का मतलब कि अगर PNB ने कोई ऐप लॉन्च किया, ICICI ने कोई ऐप लॉन्च किया, कोई बैंकिंग सेक्टर में स्कीम्स आई, तो वो बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर आती है। तो स्टडी IQ के आते हैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस के मंथली। और एक PyR करके चैनल है, वो सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी एक वीडियो को आप 2x की स्पीड में 6-7 बार करना, मल्टीपल रिवीजन करना, ठीक है। और मल्टीपल उनका हो गया PyR को भी आप फॉलो कर सकते हो। और एक तो हो गया PDF, स्टडी IQ का PDF आप कर सकते हो। एंड स्टडी IQ का बेस 300 भी आता है मंथली, वो भी कर लेना। और अफेयर्स क्लाउड भी कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ही लेंदी चीज़ें दी होती हैं, तो उसमें से सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वही करना। अच्छा, उसके बाद आपका आता है एक आशीष गौतम सर, अड्डा पे ही पढ़ाते हैं, तो वो सुबह में पढ़ाते हैं, उनको आप डेली फॉलो करना बिना एक दिन के गैप के। अच्छा, और उनकी PDF भी आती है, उनसे भी वो रिवाइज करना। ये सारी चीज़ें जैसे कि आशीष गौतम जो पढ़ाएंगे वही तो स्टडी IQ में भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस कुछ नया वो लोग ढूंढ के दूसरे कंट्री से लाते हैं, अपने ही देश के होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मल्टीपल रिवीजन के लिए होती है। मल्टीपल रिवीजन आपका हो जाता है, जैसे आशीष गौतम सर का कर लिया, पहले वीडियो देख लिया, फिर उनकी PDF एक बार ऊपर से रिवीजन मार लिया, फिर स्टडी IQ का रिवीजन मार लिया। तो सेम चीज़ें जो इसमें दी होती है ना, 80% इस वाले PDF में भी होगी, और जो स्टडी IQ PDF में होगी ना, सेम 50% अफेयर्स क्लाउड में भी होगी। अफेयर्स क्लाउड में ये चीज़ हो जाती है कि आपका जो ऑब्ituary दिया रहता है, या फिर ऑब्ituary ही आपका 10 पेज में रहता है, तो वो तो बेकार होगा ना, हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है उसमें। बाकी उसमें आप बैंकिंग अवेयरनेस का भी अफेयर्स क्लाउड का आता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। आप देख लेना कि आपको कौन सा मतलब सूट करता है। बाकी 2 सोर्सेज ज़रूर फॉलो करना, अगर कर सको तो 3 भी कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। 2 तो मस्ट है करना, एक तो आशीष गौतम और एक कोई PDF, या तो स्टडी IQ की या फिर अफेयर्स क्लाउड की, 2 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आते हैं क्वांट मेंस के लिए। तो अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो आपको करना क्या है, मेंस लेवल के हैं क्वांट लगाने हैं, क्विजेज़ दो, मॉक टेस्ट लगाओ, या तो आप अड्डा की मॉक टेस्ट ले लो, आप प्रैक्टिस मॉक की ले लो, ओलिव की ले लो। ये 3 मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने इन्हीं तीनों को यूज़ किया है, इसलिए मैं इन्हीं तीनों का नाम लेती हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग करना चाहते हो तो अड्डा के ही मॉक से स्टार्ट करना, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो, क्योंकि उसमें ना तो ज़्यादा टफ ना तो ज़्यादा इजी, मॉडरेट रहता है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। उसके बाद आप जाना प्रैक्टिस मॉक पे या फिर ओलिव पे।
ये होगी बातें। तो मेंस का क्वेश्चन सबसे पहले मिले कहाँ से, ये आप लोग सोचते हो। तो मेंस का क्वेश्चन आशीष अरोड़ा सर भी कराते हैं। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आप लोग देख लेना कि IBPS PO में कैसा आया था, SBI PO में कैसा आया था। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, तो वो आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और कई टीचर होते हैं ना जो फालतू की कंटेंट लेके आते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ बना के, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट बना के लाते हैं। तो उस सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। जो ट्रेंड में है, जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आते हैं ना, सेम ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो वो होगा तो सबके लिए होगा, नहीं बनेगा तो सबसे नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें, तो जिनका बेसिक सही हो गया, मेंस में तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स पे फोकस करना है। और इंग्लिश के लिए निविशा बंसल मैम, आंचल शर्मा मैम, वो मेंस के लिए बताती हैं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए निविशा बंसल बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छा ट्रिक्स बताती है कि कैसे स्कीम करना है। उनकी बुक भी आई है निविशा बंसल मैम की, तो वो बुक भी आप बाई कर सकते हो। 300-350 की आती हैं, तो वो बुक भी आप बाई कर सकते हो। बाकी उनकी वीडियो आप देख लेना। और क्विज़ेस लगाओ, मॉक्स लगाओ। और मॉक्स में अगर कम मार्क्स आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, सबके कम आते हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना है। तो और रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर मेंस का आपको वो पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मतलब जो टीचर्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ाते हैं, सेम टीचर मेंस के लिए भी अपना कंटेंट देते हैं। बस अंतर ये है कि मेंस का आपको और ज़्यादा क्विज़ेज या फिर मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, सबमिट कर दो। अगर आपके पास समय नहीं है तो सबमिट करके उसके बाद क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूँगी कि आपको एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आप सब पढ़ के गए और एग्ज़ाम ही में जाके पैनिक हो जाते हो, तो सबसे पहले तो इसकी प्रैक्टिस करनी है कि मुझे एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है। और जब मैंने स्टार्टिंग में दिया था एग्ज़ाम, सो गाइस ऐसे ऐसे आप लोगों को फॉलो करना है। डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, क्विज़ेस लगानी है। जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज़्यादा मेहनत करो। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस करो। एंड क्विज़ेस लगाओ, हाई लेवल के DI बनाओ। जो भी बेसिक पढ़ा है उसको DI में अप्लाई करने की कोशिश करो। जैसे टाइम एंड वर्क पे भी आपके DI बन के आ जाते हैं, एवरेज पे भी DI बन के आ जाते हैं। तो जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा ना, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले बेसिक पे अच्छे से प्रयास करो। आपका अगर प्रीलिम्स भी क्लियर हो रहा है तो भी आप बेसिक एक बार और पढ़ लो, समय है अभी। तो जितना ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेज है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं, लेकिन जो भी देंगे वो आपके बेसिक से तो होंगे ना। जैसे टाइम एंड वर्क में जो बेसिक होता है रूल्स, उसी का तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके ही मेंस में देते हैं। ऐसा नहीं है कि रूल चेंज हो जाते हैं। तो बेसिक पे ज़्यादा फोकस करो, बेसिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए निमिषा बंसल मैम बेस्ट है, उनका चैनल आप लोग देखो। 10-15-20 दिन में आप लोग फॉलो करोगे उनको रिलीजियसली, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा। और बस यही है, मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के खुद को जज ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके मॉक टेस्ट में स्कोर कम आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जिनके ज़्यादा आते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम में आपकी थिंकिंग क्या है, आप उस समय क्या सोच रहे हो। आप वहाँ पे घबरा जा रहे हो, या फिर क्वेश्चन अगर टफ भी आ रहा है तो उसको मतलब कि अपना दिमाग का यूज करके अच्छे से उसको टैकल कर ले रहे हो। तो वो भी सारी चीज़ें आपका वहाँ पे मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप में इम्प्रूव करना कि अगर मेरे को टफ क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मुझे उसे को कैसे टैकल करना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत ज़्यादा टफ़ है तो सबके लिए है, बस आपके लिए नहीं है। अगर 100 बच्चे हैं तो 1 ही 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो उन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बाकी 98 जो है ना, हम लोग सेम कैटेगरी के होते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इधर ना उधर। तो वो
बातें होती हैं। एक दो ही बच्चे जो होते हैं वो कैसा भी क्वेश्चन आता है वो कर लेते हैं, तो उनसे कंपैरिजन नहीं करना है। हमारी जो लड़ाई है वो 98 बच्चों के बीच में है, ना कि वो 2 बच्चों के बीच में। तो बस अच्छे से प्रिपरेशन करो, और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि पॉजिटिव रहो। 2-3 चीज़ों को आप में इम्प्रूवमेंट देना है, पॉजिटिव रहना है, कैसे एग्ज़ाम को हैंडल करना है, प्रेशर ये आज से और अभी से अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है। नेगेटिव नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो मैटर। 4 चीज़ें हार्ड वर्क से नहीं भागना है। 5 मल्टीपल रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्विज़ेस लगाना है। बेसिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बेसिक पे ही सारी सब्जेक्ट टिकी हुई है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप कितना भी टफ है आप उसको कर सकते हो। हाई लेवल की DI लगानी है, हाई लेवल का पजल लगाना है, हाई लेवल की रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन। और किसी भी चैप्टर को आप ये मत करना है कि ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये तो मैं एग्ज़ाम में छोड़ दूँगा। नहीं, समझ में नहीं आता है तो समझो, उसको करो। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि एरर डिटेक्शन छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि मान लो प्रीलिम्स में आपका 10 आ गया एरर डिटेक्शन, तब क्या करोगे? तब तो मुंह बन जाएगा ना। तो किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको मल्टीपल रिवीजन करो। एक ही इसका सॉल्यूशन है, मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड मल्टीपल टाइम उसको समझना। अगर एक टीचर से नहीं समझ में आ रहा है दूसरे से समझो, दूसरे से नहीं आ रहा है तीसरे से समझो, तीसरे से नहीं आ रहा है चौथे से समझो। चलो ये हो गई। अब आते हैं कि कितने लोग को क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कि कहाँ से करें। गूगल पे आप जाना, जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए टॉपिक को उसको सर्च करना। गूगल पे बहुत सारे PDF मिल जाते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे भी आपको बहुत ज़्यादा PDF मिल जाती हैं। अड्डा की क्विज़ेस हैं, वहाँ पे भी बहुत क्वेश्चंस मिल जाती हैं। ग्रेडअप है, वहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा क्वेश्चंस हैं। बस अब डिपेंड करता है कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो या फिर बस टाइम पास करते हो। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, और इसको आप लोग फॉलो करना। आई होप यूज़फुल लगा हो, एंड ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। ऑल द बेस्ट गाइज। और अभी बेरोज़गार हो, जल्दी से रोज़गार ले लो।